अब क्या है, हम लोग तुगलक वंश क्या है, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग देख लिए तुगलक वंश के राजा कौन कौन थे। गयासुद्दीन तुगलक। समय क्या क्या है, T20 खेलेगा 1320 से 14 से 12, ये समय पीरियड है 1320। ठीक है, फिर MBT आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके बाद याद रखना है नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन महमूद, जिसके समय आपको याद रखना है 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला बात यहाँ पर यह है, तुगलक वंश 1320 से 1413। पहला शासक कौन है, GST। ठीक है, ये बोला था ये जितना भी काम करेगा ये अलाउद्दीन खिलजी के उल्टा काम करेगा, अलाउद्दीन खिलजी के उल्टा काम करेगा। ये GST सुल्तान कैसे बना है, आपको याद होना चाहिए कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह को क्या किया था, फील्डिंग सेट करके सुल्तान बना हुआ है। इसके समय क्या होता है कि ये हमेशा नॉमिनल टैक्स एवरी ईयर इंक्रीज करता है, एक पॉइंट याद रखना है। अब इसका एक एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे पॉइंट में याद रखना है आपको कि GST के समय आर्थिक चीज़ क्या क्या हुआ, तो ये नॉमिनल टैक्स को हर एक ईयर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। दूसरी बात है ये नहर का निर्माण किया, कैसे याद रखेंगे, GST को कैसे याद कराए थे, सबसे पहली बार नहर बनाने वाला सुल्तान कौन है, GST। कैसे याद कराए थे, GST को गाय से नहर। टैक्स 1/10 भाग लगाया। कर वसूली का अधिकार वापस खुद प्लस मुकद्दम को दे दिया, जो कि खिलजी के एकदम अपोजिट काम था, खिलजी के एकदम अपोजिट काम था। आते हैं सर, और भी इसमें क्या क्या काम किया। डाक व्यवस्था का शुरुआत किया, इब्न बतूता ही इसके डाक व्यवस्था के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। हम कैसे याद रखेंगे, गाय डाक गाड़ी, गाय डाक गाड़ी। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, खिलजी की घोड़ा का दगाई प्रथा लागू किया, वो घोड़ा को क्या किया, दागने की प्रथा लागू किया। फिर जो है अनावश्यक खिलजी की घोड़ा दगाई प्रथा को लागू किया, देखो घोड़ा दागने की प्रथा को ये कंटिन्यू रखा, ये याद रखेंगे। खिलजी का ये काम का ये समर्थन किया, जो भी अनावश्यक धन है उसका वापसी किया। ये सब काम अच्छा किया था, लेकिन ये निजामुद्दीन औलिया से लफड़ा करके संगीत पे प्रतिबंध लगाया, निजामुद्दीन औलिया से पंगा लिया, ये काम छपरी वाला कर दिया। चौथा, हिंदुओं के प्रति ये कठोर नीति अपनाया। ठीक है, GST का बंगाल बिहार अभियान, GST का बंगाल बिहार अभियान 1324 में क्या हुआ था, GST ने बंगाल का विजय किया। वहाँ पे किसके विरुद्ध किया था बंगाल का विजय, तो ये पूछा जाता है कि वहाँ पे कौन था, गयासुद्दीन बहादुर शाह द्वारा किया गया विद्रोह के खिलाफ। तो बंगाल में किसने विद्रोह किया था GST के खिलाफ, तो GST के खिलाफ कौन विद्रोह करेगा, सोचो ट्रिक, जो बहादुर होगा। GST किसका है, मोदी जी का है, मोदी जी के खिलाफ विद्रोह कौन करेगा, जो बहादुर होगा, ऐसे याद करो। फिर 1300, यार कहाँ चले गए, फिर से 1323 में GST के समय GST का पुत्र जूना खान ने वारंगल और मुद्रा पर विजय प्राप्त कर उसको शामिल कर लिया। अब फिर 1323 का समय आता है, उस समय क्या होता है कि GST के समय 1323 में ये MBT जो होता है वारंगल और मदुरा पर विजय कर उसको प्राप्त किया। तो सबसे पहली बात, वारंगल और मदुरा पर विजय किसने प्राप्त किया 1323 में, ये सवाल पूछा हुआ है UPPCS में। तो GST के समय उसका पुत्र MBT यानी कि जूना खां। ठीक है, बिहार अभियान किया, उस समय कौन था वहाँ पे राजा, हरिहर सिंह को पराजित किया। आगे इसका और अभियान पढ़ेंगे अच्छे से। GST के समय मंगोल आक्रमण, पूरे सल्तनत काल में सबसे अधिक 29 बार GST के समय ही मंगोल आक्रमण हुआ था, याद है। लेकिन GST के सारे मंगोल आक्रमण को जूना खां के नेतृत्व में यानी MBT के नेतृत्व में हरा दिया। खिलजी के समय GST कहाँ का सूबेदार था, तो दीपालपुर पंजाब का। कहाँ का था GST, ये पूछेगा GST कहाँ का सूबेदार था, दीपालपुर पंजाब। अब यहाँ पे याद रखें GST कैसे राजा बना था,
जीएसटी कैसे राजा बना था? तो अंतिम खिलजी शासक जो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, खिलजी शासक जो अंतिम खिलजी शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसका फील्डिंग सेट कर दिया था जीएसटी। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह मुबारक खिलजी का सेट किया था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह का जीएसटी सेट कर दिया। मंगोल को हराने के कारण ही जीएसटी को गाजी की उपाधि भी मिला था। और दक्षिण भारत के राज्य में दिल्ली सल्तनत को मिलाने वाला एक पहला सुल्तान है। दक्षिण भारत का आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन पहली बार मिलाया किसने? जीएसटी। आपको याद है 1324 का वो घटना जिस समय एमबीटी यानी कि जूना खां के नेतृत्व में जीएसटी के समय, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जूना खां के नेतृत्व में जीएसटी के समय वारंगल को दिल्ली में मिलाया गया। वारंगल और मदुरई जूना खां जीत के शामिल किया, तो ये घटना बहुत फेमस है। जीएसटी के बारे में अभी ये किसने बोला था, ये भी सवाल पूछता है कि वो 100 पंडितों के सिरारोखों से अपने राजमुकुट के नीचे धारण किया हुआ है। अमीर खुसरो ही जीएसटी के बारे में बताता है कि वो 100 पंडितों के सिरारोख को अपने राजमुकुट के नीचे धारण किया है। ठीक है, अच्छा, किसका मामला कैसे समाप्त हुआ, ये अगर सवाल पूछ दे तो सीढ़ी से गिरकर किसका हुआ था? हुमायूं का। घोड़ा से गिरकर पोलो खेलते चौहान के समय 1210 में ऐबक का। महल गिर गया किसका? तो ये जीएसटी का, क्योंकि इसको ये शराप मिला था कि दिल्ली अभी दूर है। कब? बंगाल अभियान के दौरान। कब? बंगाल अभियान के दौरान। एमबीटी का मृत्यु कैसे हुआ था? तो थत्ता में फीवर से। और अलाउद्दीन खिलजी का भी मृत्यु कैसे हुआ था? जरा रोग से। ठीक है, लेकिन बर्नी, अच्छा, जीएसटी के ऊपर क्या बोला? लेकिन बर्नी बोला जीएसटी की मृत्यु बिजली गिरने से हुआ। बर्नी बोलता है कि जीएसटी की मृत्यु महल गिरने से नहीं, बिजली गिरने से हुआ। ये याद रखेंगे। अब इस घटना को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वर्णन करता है। इब्न बतूता बोला यह घटना दिल्ली के पास अफगानपुर में घटा था। ठीक है, जीएसटी ने भूमि पैमाइश के स्थान पर नस्ल और बटाई के आधार पे भू राजस्व निर्धारण किए। एकदम अलाउद्दीन खिलजी के उल्टा। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? भूमि का नाप कराया था, जबकि ये नस्ल और रंग बटाई, खेत बटाई, ये जो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया था। गयासुद्दीन द्वारा यह आदेश दिया गया कि एक साल में इक्ता राजस्व को 1/11 से 1/10% से अधिक न बढ़ाया जाए। इससे कुल उत्पादन में कितना भू राजस्व उछला गया? सिंपली यही बोलना चाह रहा है दोस्त कि जीएसटी भू राजस्व कितना लगाया था? 1/3। 1/2 नहीं, 1/2 तो केवल 2 ही लोग लगाया है, एक एमबीटी और एक एके। ठीक है, अब यहाँ पे और आते हैं। एमबीटी यानी जौना खान। एमबीटी को किसने क्या बोला, इसके ऊपर सवाल आएगा। लेन पुल बोला मैन ऑफ नॉलेज। कैसे याद रखेंगे? तो पुल तो बोलेगा ही इसको, मैन ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये लेन यानी कि गली पे पुल बनाया, ऐसे याद रख सकते हैं। एडवर्ड टॉमस, इसको बोला सिक्के बनाने वाला सुल्तान। टॉमस बोला सिक्के बनाने वाला सुल्तान। बदायूं क्या बोला? यही बददुआ दिया प्रजा को सुल्तान से, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली। तो ये लोग बोला। अब एमबीटी का जो योजना है, पांचवी योजना जो है ये है, पांचवी योजना है एमबीटी का जो योजना हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, एमबीटी का जो ये पांचवी योजना है इस किस में वर्णन है? तो बर्नी के फतवाए जहादारी में नहीं, फतवा जारी नहीं, तारीख़ फिरोज शाही में वर्णन है। तारीख़ फिरोज शाही में वर्णन है कि किस तरीके से एमबीटी का जो पांचवी योजना है असफल हो गया था। ठीक है दोस्त, अब बर्नी के अनुसार 5 योजना कौन कौन है? दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का परिचालन और खुरासन अभियान, और सबसे अंतिम क्या था? कराची अभियान। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक हम बनाए हैं। DRCK। ये पहला कौन था? द्वाब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन, खुरासन अभियान और कराची अभियान। खुरासन अभियान और कराची अभियान। ठीक है, अब इसमें ये है
एक चीज़। चलिए एक एक योजना को करते हैं। पहला आया द्वाब कर में वृद्धि। द्वाब कर में वृद्धि कब किया? 1325 में। ये डेट भी याद रखना है क्योंकि टीआरई में इस डेट को भी याद रखना है। ठीक है दोस्त। द्वाब कर में वृद्धि, द्वाब कर में वृद्धि कब? 1325 में। अब इस द्वाब कर में वृद्धि का कारण क्या था? तो पहला है ये द्वाब में हिंदू बहुल क्षेत्र था, द्वाब जनता पर नियंत्रण के लिए कि द्वाब में पैसा के लिए। तो ये तीनों कारण हैं। बर्नी ने इसका कारण बताया था कि खजाना खाली था। बर्नी ने किस लिए बताया कि द्वाब में कर वृद्धि किया? आर्थिक के कारण। ब्राउन ने बोला कि अमीर है। बदायूं क्या बोला कि द्वाब में विद्रोही को दंड देना था। तो बदायूं हमेशा बदुआ वाला बात ही बोलेगा एमबीटी के बारे में। ठीक है, बदायूं हमेशा बदुआ वाला ही बात बोलेगा। बर्नी बोला था खजाना, अब ये बदायूं बोला था दंड देना था वहाँ के जनता को। तो वहाँ पे कितना कर वृद्धि किया? 1/20 से 1/10 एक बार देख भी लेता हूँ मैं। सबसे कितना वृद्धि किया था? 50%। बताए थे ना ये कहानी आपको। एमबीटी एक ऐसा राज सुल्तान है दूसरे नंबर का जो 50% कर दिया था कर। तो 1325 में 50% कर दिया, याद रहेगा। दूसरा है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कब किया? उसके अगले साल 1326 या 27। यही टीआरई में पूछा था कब किया था, 26 या 27। ठीक है। इसका राजधानी कहाँ से किया था? दिल्ली से ले गया देवगिरी या दौलताबाद। दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी या दौलताबाद। इसको गुदवाबाद भी नाम दे, इसको बोलते हैं। एमबीटी के समय सबसे विवादित योजना कौन था? यही राजधानी परिवर्तन सबसे विवादित योजना था। फिर 1329 में क्या करता है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये मुद्रा का प्रचलन को इसको मोटिवेशन कहाँ से मिला था? चीन ईरान से मोटिवेशन मिला था। तांबा की जगह कांस्य मुद्रा को चलाना चाहता था, तांबा की जगह कांस्य मुद्रा को चलाना चाहता था। फिर खुरासन अभियान। फिर क्या किया? खुरासन अभियान। खुरासन अभियान कब किया? 1337 में। देखो कैसे कैसे है। 1337 में कब है? अब 37 में है। ठीक है, 37 में है। इसमें क्या किया था इसके बारे में याद रखना है। इस समय खुरासान में कौन था? ईरानी शासक अबू सैयद से इसको पंगा हो गया था। ईरानी शासक अबू सैयद से इसको पंगा हो गया था। 37,000 सैनिकों को क्या किया? अग्रिम वेतन दे दिया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे पूछता है किस अभियान में एमपीटी 37,000 सैनिकों के अग्रिम वेतन दे दिया? तो खुरासान अभियान में। किसमें? खुरासान अभियान में। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। खुरासान अभियान में जो सेकेंड लास्ट था उसमें। ठीक है ना, खुरासान। लेकिन राशन का भी सामान, खुरासान में राशन का सामान भी सैनिकों को पहले दे दिया, ऐसे याद रख सकते हो। कराची अभियान 1338 में। और 38 से याद रखेंगे सबसे अंतिम अभियान है। 38 में अड़ गया कराची अभियान करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा पूरा। तो मेरे दोस्त कौन कौन सा अभियान हुआ? द्वाब में कर वृद्धि, और राजधानी परिवर्तन, सी करेंसी मुद्रा, के खुरासान, फिर कराची। 1225 में 50% कर वृद्धि, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। 1226 या 27 यही टीआरई का सवाल है। फिर सी से टोकन करेंसी। कब किया था टोकन करेंसी? 1338 में, 39 में। फिर खुरासान कब हुआ था? 1337, लास्ट में 1338। 1225 से कहानी शुरुआत हुआ, फाइनली 1338 में गया। ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है किसानों के लिए क्या किया ये थे? तकाबी ऋण प्रदान किया। किसानों के लिए क्या किया? ये तकाबी ऋण प्रदान किया। फिर एमबीटी किसानों के क्षेत्र में क्या क्या किया था? तो एमबीटी किसानों को तकाबी ऋण प्रदान किया। अब कैसे याद रखेंगे ये लाइन? भाई अकाल पड़ा था, एमबीटी के समय ही तो अकाल पड़ा था, इसी कारण किसानों को तकाबी ऋण दिया था अकाल के समय।
दीवाने को ही विभाग, इसकी स्थापना कौन किया था? इसमें बड़ी कंफ्यूज होता है, एफएसटी किया कि एमबीटी किया कि जीएसटी किया। तो याद रखना एमबीटी करेगा। एकमात्र ऐसा विभाग, एक एमबीटी के द्वारा एकमात्र यही विभाग का स्थापना किया गया था। अकाल संहिता का निर्माण यही किया है। फसल चक्र जो पढ़ा लिखा होगा वही तो कर पाएगा, क्रॉप रोटेशन। अब आते हैं फिर इधर, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या है, किसने दशमलव प्रणाली पर अपनी सेना का गठन किया था? एमबीटी होगा। आपको आंसर लगेगा ऐसा कि खिलजी या बलबन होगा, नहीं, दशमलव प्रणाली बोल रहा है। दशमलव प्रणाली पे वही करेगा ना भाई जो पढ़ा लिखा आदमी होगा। इसने क्या था, हर वर्ग को इनकी संख्या और योग्यता के आधार पे भर्ती किया था, यही है दशमलव प्रणाली। अब आते हैं दोस्त एफएसटी पे। सबसे पहले नहर बोले तो जीएसटी, नहरों का जाल बोले तो एफएसटी, ठीक है। इसी कारण जो सिंचाई कर है, हक के शर्त कौन लगाएगा? तो एफएसटी लगाएगा। भाई सबसे अधिक नहरों का विकास किया था। तकावी ऋण प्रदान कौन किया था? अकाल जिसके समय आया। तकावी ऋण माफ कौन करेगा? तो एफएसटी करेगा। किसको? ये तो पता ही सबको खुश करना चाहता है, किसानों को खुश करने के लिए। तकावी ऋण सुंदर ऋण दिया कौन था? एमबीटी। नहरों का जाल सबसे अधिक किसके समय? इजारादारी प्रणाली को लागू कौन किया? भूमि को ठेके पर देने की प्रथा जिसको बोलते हैं एफएसटी। किस लिए? ताकि ठेकेदारों को खुश कर सके, ठीक है। अब आते हैं एमबीटी से संबंधित कुछ घटना। जैन विद्वान से मुलाकात किया था कौन? राजशेखर और जिन प्रभा सूरी, ये जो जैन विद्वान थे एमबीटी के समय। इब्न बतूता आता है 1333 में, एमबीटी के समय ही। इसी के समय दो राज्य स्वतंत्र हो जाता है, विजयनगर और बहमनी। 1336 में ये, 1347 में ये, लगभग 10 साल बाद। अच्छा, एमबीटी की योजनाओं का वर्णन कौन करता है? बर्नी। बर्नी किस में करता है? तारीख फिरोज शाही में। एमबीटी के ऊपर, एमबीटी की मौत के ऊपर बोलता कौन है? बदायूं। बदायूं बद्दुआ देता है, ठीक है। 1321 में वारंगल जौना खान के नाम से किसने आक्रमण किया था? एमबीटी। एमबीटी ने अपने सिक्के पर क्या अंकित कराया था? ये सवाल आपको तैयारी में पूछा था कि बलबन कौन सा उपाधि लिया था। तो बलबन जो उपाधि लिया था नासिर आमिर उल मोमिन, लेकिन सिक्के पर अपना ये अंकित कराया था जिले अल्लाह। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिले अल्लाह की। लेकिन जिले अल्लाह की उपाधि कौन लिया था? बलबन। जिले अल्लाह की उपाधि कौन लिया था? बलबन, ठीक है। एक बार उपाधि और देखेंगे हम लोग लास्ट में। एमबीटी ने 1342 में चीनी राजा के दरबार में राजदूत बनाकर किसे भेजा? इब्न बतूता को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग कि, हाँ ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अब 1342 में कैसे याद रखेंगे? जब बैली से बेमिसाल जगह इब्न बतूता को भेजा था। एमबीटी का चीन और मिस्र दोनों से संबंध था, याद रखेंगे। एमबीटी का चीन और मिस्र दोनों से संबंध था, सबसे दोस्ती करके रखा हुआ था, पढ़ा लिखा आदमी था ना। एनबीटी के परियोजनाओं का कालक्रम सजाइए। तो हम बता दिए हैं डीआरसी के सबसे लास्ट वाला कौन है? कराची अभियान 1338। एमबीटी ने अकाल को कैसे निपटाया? तो जब गंगा यमुना में अकाल आए इसके समय, तो ये सौंधा ऋण प्रदान किया, लेकिन एफएसटी ने सौंधा ऋण को समाप्त किया, ये पूछ रहा है। एमबीटी के दरबार में कौन जैन विद्वान था? तो जीन प्रभा सूरी और राजशेखर, याद रखेगा। दोनों बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान के दरबार में, ये भी याद रखेगा। अरे यार, ये भी याद रहेगा। फिर यहाँ पे याद रखो मोहम्मद तुगलक के कुछ अधिकारी जो निम्नलिखित थे। अच्छा, ये सवाल पूछता है कि एमबीटी के समय उसके दरबार में अलग अलग जाति के अधिकारी थे। जैसे पूछ सकता है लाधा और पीरा किसके दरबार में थे? तो लाधा पीरा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ आपको। लाधा और पीरा माली थे, एमबीटी के दरबार में थे। अजीज कुमार ये शराब निर्माता थे। फिरोज हमजई नाई थे। मनका तब्बाक रसोइया थे। इब्न बतूता भी थे। लाधा और पीला माली, अजीज कुमार शराब, फिरोज हमजई नाई
तबाक रसोइया इब्न बतूता। ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे एमबीटी के समय कितना प्रांतों की संख्या थी? 23। 23 से क्या याद रखेंगे? 23 में आया एमबीटी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ देखो एनसीईआरटी के बाद, एमबीटी निम्न जाति के लोगों को भी उच्च प्रशासनिक पद पर दिया और अपने यहाँ रखा, इसलिए बर्नी ने इसे पागल और बदतमीज कहा। बदायूं तो गढ़ी आता है, लेकिन बर्नी क्या बोलता है को? पागल, रक्त पिचासू, ये सब गढ़ी आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीच जाति को भी उच्च पद दिया था। लाधा पीरा, अजीज कुमार, फिरोज हमजई और मनका तबाक इब्न बतूता। दिल्ली का एक न्यायाधीश जिसे सुल्तान तुगलक ने नियुक्ति किया, दिल्ली का एक न्यायाधीश जिसे सुल्तान तुगलक ने नियुक्ति किया था। ठीक है, एमबी कौन था? इब्न बतूता। एमबीटी के किस मंगोल नेता से पंगा हो गया था, जिसका वर्णन मेहदी हसन फरिश्ता करता है? एमबीटी का पंगा हो गया था तमरा सिरिन से। किससे? तमरा सिरिन से। अब ये कैसे याद रखोगे? एमबीटी का पंगा तमरा सिरिन से हो गया। टी से याद रखो तमरा सिरिन, टी से याद रखो तमरा सिरिन, या बुद्धिमान से याद रखो तमरा सिरिन। ठीक है, और देखो अगर ये सवाल पूछे सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? एमबीटी। जो पढ़ा लिखा रहेगा, एमबीटी क्या बनाया? जान पनाह नगर। कैसे याद कराए थे? तो माँ बहन तीनों मेरी जान है। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लड़ते हुए एमबीटी का मृत्यु हो गया था? ठट्टा में हुई। एमबीटी की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में हुई। तो किसके विरुद्ध लड़ते हुए? तग्गी। एमबीटी सांकेतिक मुद्रा को क्यों जारी करना चाहता था? अब इस पे भी अलग अलग है। आपको दो ऑप्शन था यहाँ पे, आपको एग्जाम में दिया हुआ था, एक सैन्य शक्ति की वृद्धि करने हेतु या अफ्रीका और एशियाई देशों में व्यापार हेतु। तो नहीं, ये नहीं होगा। वो अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना चाहता था, वहाँ से मोटिवेशन लेके ये काम किया। एमबीटी ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा नाम का सिक्का चलाया। चांदी के सिक्के के आधार पे तांबा का जीतल। ठीक है, जीतल नामक तांबे का सिक्के चलाया था। ठीक है, चांदी का ताजा चाट कैसे याद कराते हैं सर? ताजा चाट। तांबा का जीतल ताजी चाट। तांबा का जीतल चांदी का टंका। ठीक है, एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा में चांदी की जगह तांबा आदि का सिक्का जारी किया। साथ ही एमबीटी सिक्का पे अंकित करवाना साथ ही एमपी ने सिक्का पर अंकित कराना भूल गया, यानी कि सिक्का पे अंकित कराना भूल गया। ये समझ में आया। सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक दिल्ली सुल्तान ने मंगोल के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक अभियान की योजना बनाई। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किस सुल्तान ने मंगोल के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई? भाई एमबीटी बनाया था। ठीक है, एमबीटी तो कर रहा था अभियान, खुरासान अभियान, कराची अभियान। बताओ, ये सोच रहा था मंगोल के क्षेत्र पर ही कब्जा कर लेंगे खुरासान अभियान में, लेकिन बेचारा असफल हो गया। तो ये था एमबीटी। एमबीटी को किसने क्या करे है? इसामी बोला रक्त पिचासू, बर्नी भी बोला हुआ है इसको। बर्नी, सरहिंद, ये फरिश्ता, ये सब बदायूं, ये सब अधर्मी बोला। बर्नी इसको बहुत अपना दिल का बात बोलता था एमबीटी को। एल्फिस्टन क्या बोला? पागलपन के इसमें कुछ अंश मौजूद है। एल्फिस्टन फाइल, पागलपन के कुछ अंश इसमें मौजूद है। कौन बोला? एल्फिस्टन। निम्नलिखित में से किस शासक ने लाधा और पीरा नामक दो बागान को उच्च प्रशासनिक पदों पर रखा? भाई एमबीटी रखा था। और पता ही है ये तो, और किसको रखा था? हमजई नाय था, अखार ऐसे कुछ करके शराबी था। ठीक है, एमबीटी को किसने विरोधी तत्वों का मिश्रण बोला? स्मिथ बोला, क्योंकि इसके समय टोटल 34 कितना 34 विरोध हुए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं एफएसटी। एफएसटी में आते हैं। एफएसटी क्या? फिरोज शाह तुगलक। याद रहे, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। वीआईपी आदमी था, ऐसे याद करें। पहला जो हुआ 1391 में ठट्टा में,
दूसरा जो हुआ 1391 में दिल्ली में ही हुआ, अगस्त में विधिवत रूप से। ठट्टा दिल्ली, ठट्टा में किसका मृत्यु हुआ था? एमबीटी का, तो वहीं पे। एफएसटी एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसकी माँ हिंदू थी, इसलिए एफएसटी शरीयत के कानून को कठोरता से लागू करना चाहता था ताकि उसका शासन वैध हो। कितना अच्छा बात है कि माँ हिंदू है तो दिमाग लगाया कि एकदम कट्टर मुस्लिम बन जाओ ताकि मेरा शासन चलता रहे। उसके बाद है एमबीटी से अपना समस्या हेतु, एमबीटी से उत्पन्न समस्या हेतु तुष्टीकरण की नीति अपनाया। किसने तुष्टीकरण की नीति अपनाया? इसी ने अपनाया। फिर उसके बाद है जो योजना एफएसटी को महान बनाया वही योजना डुबाया भी। ये लाइन कौन बोला? आरपी त्रिपाठी। आदर सुल्तान किसने बोला? बर्नी ने। किसमें? फतवा ए जहादारी ने, जहादारी में। सल्तनत अकबर किसने बोला? एल्फिस्टन ने। अभी एल्फिस्टन बोला था, पागलपन के कुछ गुण अंश मौजूद है किसमें? एमबीटी में। हेनरी लियट और एल्फिस्टन बोला सल्तनतकालीन अकबर, याद रहेगा। लेकिन एफएसटी में अकबर वाला गुण नहीं था। एल्फिस्टन का खंडन किसने किया? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी बोला उसको ईश्वर भी नहीं बना उतना। अब आते हैं एफएसटी। सिंचाई कर हक के सर्व लगाए, ये तो पता ही है। कितना था? 1/10। यहाँ पे दे सकता है 1/5, 2/5, 10% लगाया। यानी किसान को तकाबी ऋण माफ़ किया, नहरों का विकास किया। लेकिन विभाग कौन बनाया था दीवाने? कोई एमबीटी। मजदूर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम बताने चाह रहे हैं कि एफएसटी कैसे अलग अलग लोगों को क्या करेगा? खुश करने का प्रयास करेगा। मजदूर, इसके समय सर्वाधिक कारखाने थे। दास विभाग, दीवाने बंदगान का स्थापना किया। सैनिकों को खुश करने के लिए क्या किया? इसका जो इक़्तिदार पद था वह संविगत कर दिया। और एफएसटी वेतन की जगह जागीर देना फिर से शुरू किया। ठीक है, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी इक़्तिदार व्यवस्था समाप्त कर दिया था वो फिर से लागू कर दिया एफएसटी। मौलवी इसके लिए क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया और इस्लाम को शरीयत के अनुसार शासन करने का प्रण लिया। ये पहला शासक है। तो कौन सा ऐसा शासक है? यहाँ पे देखो पहला भी लिखा हुआ है। शरीयत के नियम को कठोरता से लागू किया क्योंकि इसकी माँ क्या थी? मुस्लिम। इसका शासन वैध बना रहा है इसी कारण। फिर शासक क्या है? पूर्ववर्ती शासकों का नाम पूरा खुतबा पढ़ा है, लेकिन इसमें एबक को मौजूद नहीं किया था। खुतबा कौन पढ़वाया था? एफएसटी। भाई अमीर है तो अमीरी काम करेगा, लेकिन इसको एबक से पंगा हो गया तो एबक का नाम इसमें नहीं जोड़ा। किसका नाम नहीं जोड़ा था? एबक का। ठीक है, फिर से उसमें है सुल्तान धार्मिक भावना से प्रेरित होकर शिया सुन्नी महावियों आदि का धार्मिक पुस्तक जलवा दिया। यानी बोल रहा है, अच्छा ये वाला सवाल आपको लग सकता है कि एफएसटी नहीं किया होगा, लेकिन सुने, एफएसटी किया। इस सवाल को स्टेटमेंट में पूछ सकता है। जो एफएसटी है वो धार्मिक यानी कि मुस्लिम भावना से प्रेरित होकर शिया सुन्नी महावादियों आदि का धार्मिक पुस्तक जला दिया। एफएसटी के समय शिया सुन्नी का विवाद जो था चरम सीमा पे था। अब यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं एफएसटी के बारे में? फिरोज शाह तुगलक की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया। मतलब एफएसटी किसकी गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया था? फल का। 1200 अंगूर के पेड़ लगाए। कैसे याद रखेंगे? तो फल कौन खाएगा? जो अपने आप को फिरोज शाह मेहता समझेगा, अमीर आदमी। ऐसे याद करो। सिक्का, एफएसटी कौन सिक्का चलाया? तो ससगानी सिक्का चांदी का, अध बिक, बिक था तांबा, अध भी था बिक, ससगानी चांदी। ये सब तो याद रहता ही है। कर, एफएसटी क्या किया? 24 प्रकार का जो कर था उस सभी को समाप्त करके केवल 4 प्रकार का कर रखा। अलाउद्दीन खिलजी 3 प्रकार का कर वसूला था। डीएसएसबी में सवाल पूछा हुआ है कि कितना प्रकार का कर वसूला था अलाउद्दीन खिलजी। ये चार कौन कौन है? एक तो खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज क्या है? कृषि कर है 33%, लेकिन एमबीटी अलाउद्दीन खिलजी 50% लिया। खुम्स युद्ध में लूटे माल का कितना है?
1/5%, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यही 4/5 अपने पास रखा था। जजिया गैर मुसलमान, ज़कात मुस्लिम के इनकम पर लगने वाला 2.5% कर है। तो ज़कात भी क्या है, धार्मिक कर है जो मुस्लिम के इनकम पे लगता है 2.5%। पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया? भाई आगे चल के आपको सिकंदर लोदी भी कराएगा, लेकिन सबसे पहली बार फिरोज शाह तुगलक ही कराया। याद है ना, नागरकोट 1361 में जाता है कांगड़ा, तो 1300 संस्कृत पुस्तक लाता है, उसका फारसी में अनुवाद कराता है, जिसमें सबसे प्रमुख था दलाइले फिरोज शाही, जो कि औषधि से संबंधित था। अब यहाँ पे आते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी ये तुगलकाबाद शहर का स्थापना किया किसने? जीएसटी ने। अच्छा, हम कैसे याद कराए थे? तुगलकाबाद में जीएसटी लगाया, जीएसटी ऐसे याद कराए थे, तो ऐसे याद हो गया। वो भी किसमें? रोमन शैली में। फिर यहाँ पे क्योंकि तुगलक परंपरा का भी शुरुआत किया था, ऐसे ये भी याद कर सकते हो। 2 बार आज अभिषेक कराया एफएसटी, 1391 में ठट्टा में, फिर अगस्त में दिल्ली में विधिवत रूप से। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद सर, ये सब एफएसटी का। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। जौनपुर किसका नाम है? एमबीटी का, उसी की याद में। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत समाज किसका था? तो एमबीटी का। बुर्बक था, लेकिन सब फिर भी इसका साम्राज्य सबसे विस्तृत था, ठीक है ना। विस्तृत साम्राज्य किसका था? एक्सपैंड जिसका हो। जहांपना नगर, जहांपना नगर मेरी बहावन तीनों जान है, तो जहांपना नगर यहाँ। दीनपना नगर पूछे तो वही हुमायूं बोलना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, एफएसटी अपने लोक कल्याणकारी काम के हेतु अकबर और शेरशाह के पूर्वगामी माना गया। मतलब किसे पूर्वगामी माना गया था? ऐसे ही बात बुलाई गया था, सल्तनत काल का अकबर किसको? एफएसटी को। और ये बोलने वाला कौन था? एल्फिस्टन था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में किए गए काम एमबीटी ने शुरू नहीं किए थे? सिंचाई कर लगाया था? हक के सर बिल्कुल लगाया था। पहली बार नहरों का निर्माण? गलत। नहरों का जाल? पहली बार भूमि की माप कराए? गलत। दीवाने को ही? गलत। दीवाने को ही कृषि विभाग एकमात्र बेचारा एमबीटी किया हुआ है। अब तैमूर लंका आक्रमण और आखिरी तुगलक शासक, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। तैमूर लंका आगमन और आखिरी तुगलक शासक। तैमूर तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद, खुसरो शाह नहीं, नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन खुसरो शाह तो वो है जिसको जीएसटी मार के आया था, मतलब जहाँ से कहानी शुरुआत हुआ फिर से वहीं पे कहानी आई है, उसी नाम पे। 1398 में किया। इस समय तैमूर ईरान से भारत किया, ठीक है। लगभग ये वंश समाप्त हो गया। तैमूर लंग ने किसको किया था? खिज्र खां को सैयद अपना ये साबी जिम्मेदारी सौंपा। किस वर्ष तैमूर लंग का आगमन हुआ? 1398। उद्देश्य धन प्राप्ति। तैमूर की आत्मकथा क्या है? देखो यही शुभम सर बताए थे, पूछा जाता है। मल फुमात ए तैमूरी, मल फुमात ए या फुजात ए तैमूरी, ठीक है। में तैमूर ने भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य था मूर्ति पूजा समाप्त करना, लेकिन तैमूर ने अपनी आत्मकथा में बोला है कि हमारा भारत में उद्देश्य है आक्रमण का मूर्ति पूजा समाप्त करना। आइए दोस्तों, अब और आते हैं यहाँ पे। तैमूर दिल्ली में 15 दिन तक रुका, फिर भारत वापस चला गया। तैमूर दिल्ली में कितना दिन तक रुका? 15 दिन, 2 सप्ताह, याद रहेगा। कैसे कैसे रहा? फिरोजाबाद से मेरठ, मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार से कांगड़ा, कांगड़ा से जम्मू, फिरोजाबाद से मेरठ, मेरठ से हरिद्वार, मतलब कांगड़ा, जम्मू, ये सब जगह गया। 15 दिन तक रुका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का अंतिम शासक था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, खुसरो शाह नहीं दोस्त, मोहम्मद शाह। एफएसटी की नीति, एफएसटी की नीति क्या है? दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त सूबों को पुनः साम्राज्य के अधीन लाने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन देखो
नहीं किया, लेकिन राज की जो शेष बची हुई सीमा थी उसकी रक्षा अवश्य किया। यानी कि एफएसटी का नीति था कि जो भी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए हैं उसको अधीन तो नहीं लाना है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको सजो कर रखना है। तो यहाँ पे सैयद वंश है, इसको बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं और कुछ पॉइंट। यहाँ पे खिलजी ने किसके बोलने पर विश्व विजय की परिकल्पना को छोड़ दिया था? तो इसका कोतवाल का मित्र था अलाइन उल मुल्क। उसके बाद में 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों की मध्य सीमा क्या रह गई? रावी नदी। रवि भैया सीमा बन के रह गए खिलजी के समय मंगोल के साथ। 1303 में काकतीय शासक सेना ने पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी को पता था ना, 1303 में मात्र एक जगह काकतीय सेना इनको क्या किया था? पराजित किया था। एके द्वारा शहरों का बदला गया नाम। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है, बहुत सारा शहर का नाम बदल गया। जैसे चित्तौड़ को खिजराबाद रखा था सबसे फेमस, शिवाना को खैराबाद रखा था, और झायन को शहर नौ रखा था। शिवाना को क्या रखा? खैराबाद। शिवाना को खैराबाद और झायन को शहर नौ, खैराबाद। किस मंगोल सेनापति ने एके को हराया था? एक तो तरगी और एक कुतलुक ख्वाजा। एक तरगी, एक कुतलुक ख्वाजा। कैसे याद रखेंगे? तो तरगी जो है तार से मारा था, अलाउद्दीन खिलजी है, तरगी तार से मारा, इस याद रखोगे। अब ख्वाजा, इसको खाजा खिलाया। क्या खिलाया? इसको वाइट कलर का खाजा खिलाया, और फिर इसको क्या किया? ब्लैक कलर के तार से मारा। तो तरगी और ख्वाजा। फिर से पन्नापत लिखा कब गया था? 1540 में। डेट बिल्कुल याद होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत का प्रमुख अधिकारी किसको बनाया? ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। मलिक याकूब है कि मलिक याकृत है कि मलिक कबूल है? मलिक याकृत है। याकूब की याकृत नाम है, ठीक है ना। मलिक कबूल शहनाई मंडी का था, कपड़ा बाजार का। मंडी में कबूल किया कौन? मलिक कबूल। ऐसे याद करा था। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे टॉपिक है कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम बताए थे मलिक कफूर। मलिक कफूर के कहने पे खिज्र खां को वंचित कर दिया गया। अच्छा, खिज्र खां जो ट्रेंडिंग में चल रहा था, जिसके नाम पे चित्तौड़ का खिजराबाद कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, और उमर जिसका कम उम्र था उसको सुल्तान बनाने का आदेश दिया गया। अब उमर की कहानी तो पता ही है कि किसके संरक्षण में था? मलिक काफूर। तो इसका नायब ममलिकत कौन बन गया? मलिक काफूर। और उसके बाद इसमें क्या है, खिज्र खां को तो मरवा ही दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुबारक खिलजी को दीवार में चिनवाया, लेकिन फिर तुर्क सुल्तानों से एकता दिखाई और मलिक काफूर को मरवा दिया। मुबारक खिलजी राजा बन गया। मुबारक खिलजी राजा बना तो मलिक काफूर को मरवा दिया। ये कहानी हम बता ही दिए थे। मुबारक खिलजी क्या है, खुद को खलीफा बोलता है, याद है? खुद को खलीफा बोला। खलीफा से ऊपर आगे जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो, तो वो पैगंबर का सेनापति बन जाएगा। उपाधि कौन लिया था? पैगंबर का सेनापति का उपाधि कौन लिया था? एक सेकेंड, पैगंबर के सेनापति की उपाधि लेने वाला इसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे, डिबेट है पैगंबर के सेनापति का कौन लिया, खलीफुल्ला। फिर यहाँ पर है ये बंदियों को जेल से रिहा किया, मुबारक खिलजी बोला। फिर यहाँ पर किसने बंदियों को जेल से रिहा किया? तो मुबारक खिलजी। पागल, ये पागल भी था, ये प्यार में भी पड़ गया था, महिला वस्त्र पहन के, मतलब एकदम पगला वाला काम किया ये, ठीक है। बाजार व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था मुबारक खिलजी। दास को रिहा कर दिया। तो ये लाइन कैसे याद होगा कि बंदियों को किसने रिहा किया था? तो मुबारक हो, अब तुम लोग बंदी नहीं रहे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर
मुबारक खिलजी के समय भी देवगिरी का विद्रोह हो गया था, हम बताए थे 1317 में पुनः 17 का खतरा बच गया मुबारक खिलजी के समय। इस समय हरपाल देव ने किया, ठीक है, खुसरो शाह के नेतृत्व में देवगिरी। लेकिन फिर क्या हुआ, खुसरो शाह नासिरुद्दीन खुसरो शाह आया, जिसको मुबारक खिलजी न्याय व वजीर बनाया था, पुनः देवगिरी पे क्या किया, कब्जा कर लिया। इस सारा कहानी हम बता चुके हैं। फिर नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी ये आखिरी खिलजी शासक था, एकमात्र भारतीय मुसलमान, यह मूलतः गुजराती हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्टेड था, ये भी याद कराए थे। बर्ली ने विधर्मी बताया था इसको, बोला मंदिर में देवी देवता की पूजा करता है। लेकिन गाजी मलिक तुगलक ने लहरबट, कौन लड़ाई है, लहरबट की लड़ाई में इसको पराजित कर अपना सुल्तान बन गया, ठीक है, अपना सुल्तान बन गया, ये भी याद हो गया। फिर यहाँ पे कि अलाउद्दीन के राज दरबार का संरक्षण पाने वाले विद्वान कौन कौन थे, तो एक तो ये अमीर खुसरो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अलाउद्दीन के राज कवि थे। हसन निजामी नहीं, ये ऐबक के समय थे। बढ़नी नहीं, बढ़नी एफएसटी के समय से आना शुरू हुआ है तुगलक काल में, ठीक है। तो ये काफूर द्वारा अलाउद्दीन के किस पुत्र को अंधा करवा दिया गया था, हम बताए थे कि ये भोग विलास में लिप्त हो गया था, ट्रेंडिंग जिसका कम हो गया था, किसका, खिजर खां का। मलिक काफूर खिजर खां को देखना नहीं चाहता था और सादी खां को। मलिक काफूर की हत्या किसके द्वारा की गई, तो असंतुष्ट उमरा वर्ग, वो भी मुबारक खिलजी के समय। खिलजी वंश के किस शासक ने अलाविस बिल्ला की उपाधि ली, अलाविशिक बिल्ला की उपाधि, मुबारक खिलजी बहुत सारा उपाधि लिया हुआ है, अल इमाम, इल इमाम, खलीफुल उल्लाह की उपाधि, बिल्ला उल्लाह, ये सब की उपाधि लिया हुआ है। अभी हम लोग आएंगे उपाधि पे बाद में, लास्ट में। किसे मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दी, हसन को। मुबारक खिलजी खुसरो खां की उपाधि किसको दिया, हसन नाम के आदमी को। हंसो, एक अमीर खुसरो चला गया, अब एक तुम खुसरो हो। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इस सारा बात बता दी, अपने आप को पैगंबर का सेनापति ये बोला, ये जवाब मिल गया। एक स्टेप आगे बोल दिया, ये दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान भी यही था, और खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना ये तो हो ही गया। अलाउद्दीन खिलजी अपना उत्तराधिकार घोषित किया जो मलिक काफूर के साथ मिलकर शासन किया, तो भाई शिहाबुद्दीन उमर को किया था, जो बच्चा जो कम उम्र का था उसी के साथ तो मलिक काफूर आया था, शासन किया। अब यहाँ पर है कि लिखा हुआ नहीं होता अच्छा दोस्त, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कि खिलजी के ने किसके बोलने पर देश विजयी तो हो ही गया ना, तो फिर अब ये यहाँ पे एमबीटी द्वारा किया गया राजधानी परिवर्तन का क्या कारण था, तो बताइए, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो मेन कारण यही था कि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, यही कारण था। मंगोल आक्रमण का भय नहीं, दक्कन पे नियंत्रण का भय नहीं, साम्राज्य का एकीकरण करना हेतु नहीं, दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार नहीं, मेन केंद्र में अवस्थित था, इसी कारण, ठीक है, ये आंसर होगा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत चांदी के सिक्कों की जगह कांसे का टंका चलाया, ठीक है। तो बताए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का क्या कारण था, अब विश्वव्यापी चांदी का कमी हो गया था, दूसरा से प्रेरणा लिया तो ठीक है, लेकिन उसमें वर्ल्ड में ही चांदी का कमी हो गया था, तो ये कारण हो गया। पूर्व में प्रचलित चांदी की कीमत कांसे की कीमत से एकदम बराबर थी, अभी कीमत भी बराबर था, ठीक है। जो पूर्व में प्रचलित चल रहा था चांदी का टंका, वो कांसे की कीमत से एकदम बराबर थी। लेकिन जब एमबीटी का यह योजना असफल रहा तो सभी सांकेतिक मुद्रा अपने पास मंगवा लिया। अब व्यक्ति सुन के कांसे के सिक्के की जगह फिर क्या दे दिया, कांसे के सिक्का के बदले चांदी और सोना का सिक्का वापस लिया, बताइए।
बढ़ने की असफलता पर ही बर्नी बोला कि हर घर टकसाल बन गया। बर्नी बदायूं तो सिर्फ इसके एमबीटी पे क्या है, मौत पे गड़ जाता है। बर्नी हर एक जगह गड़ जाता हुआ मिलेगा इसकी असफलता पे। और जो है सिक्कों का सुल्तान कौन बोला? टॉमस, एडवर्ड टॉमस बोला था इसको, एमबीटी को। अब यहाँ पे ये सवाल है, कुछ यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। अरे यार इधर आ जाओ। किस किस अभियान हेतु एमबीटी ने 37,000 सैनिकों को पहले ही वेतन दे दिया? तो अग्रिम वेतन दिया था खुरासन अभियान में। ठीक है, खुरासन अभियान में, कराची के खुरासन, खुरासन कैसे याद रखेंगे? राशन भी दे दिया, लेकिन सेना को राज नहीं आया 1337 में। एमबीटी के समय हुए विद्रोह की सजाएं। एमबीटी के समय बहुत सारे विद्रोह हुए, तो उसको कैसे कैसे सजा दिया? सॉरी, एमबीटी के समय जो विद्रोह हुआ उसको सजाएं। मुल्तान का विद्रोह, मावर का विद्रोह, करावा विद्रोह, बंगाल का विद्रोह, सागर के विद्रोह, टोटल सबसे ज़्यादा विद्रोह 34 विद्रोह हुआ। कौन सा बोला था ये? स्मिथ बोला था ये, विद्रोहों का मिश्रण तत्व, ऐसे ही करके एक स्टेटमेंट दिया है। एमबीटी के समय 2 नवीन राज्य बन गया था, 3, एक बहमनी, विजयनगर और मदुरा, जिसको मावर बोलते हैं। आपको पता है ये मदुरा को कौन अपने अंदर लिया था? मदुरा मावर को कौन अपने अंदर लिया था? तो इसको लिया था अपने अंदर जीएसटी लिया था, लेकिन इसके समय स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एमबीटी के समय यही स्वतंत्र होने वाला राज्य है, मथुरा मावर। तब टिक नहीं पाया ये राज्य। अलायन इन मुल्क द्वारा किया गया विद्रोह सबसे भयानक विद्रोह था। यह सुबेदार के साथ साथ उच्च कोटि का विद्वान भी था। बिल्कुल, अलायन इन मुल्क, इसने ईसा ए महरू नामक पुस्तक भी लिखी थी। अलायन इन मुल्क की पुस्तक के बारे में ये पूछता है, किसने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो ईसा ए महरू, ईसा ए महरू नामक पुस्तक भी लिखा था। यह किस स्थान पे विद्रोह किया था? तो अवध का पे। ईसा ए महरू नाम का पुस्तक किसने लिखा? अलायन अल मुल्क। ठीक है, यश अवध पे विद्रोह किया था। एमबीटी ने उसकी प्रतिभा के कारण क्या बोले? एमबीटी को उसकी प्रतिभा के कारण अरस्तु का उपाधि दिया गया था। अरस्टी जो 4 प्रकार का कर प्रणाली लगाया था, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो फतवात ए फिरोज शाही से। फतवात ए फिरोज शाही, इसे अध्यादेशों का संग्रह भी बोलते हैं। जितना भी आदेश है सब इसी में है, और ये एफएसटी की आत्मकथा है, फतवात ए फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी भूमि कर, ये तो पता ही है, 50% लगाया। खुम्स लूट का माल अपने पास कौन 50% रख लिया, 80% रखा, 4/5, तो ये अलाउद्दीन खिलजी रखा था भाई। तभी तो नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ। एफएसटी के राजस्व सुधार जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के भांति अब अनाज का मूल्य और कम हुआ। ये किसने बोला? ये शमशेर सिराज अफीक है, जो बोला था महिला और वो दोनों भयंकर जीव है, दोनों को मारना चाहिए। वही अफीक बोलता है कि एफएसटी की राजस्व सुधार संबंधी जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बाद इसमें मूल्य और कम हो गया। मतलब एफएसटी की तुलना एक से करता है, और इसमें एफएसटी को बढ़िया बता दिया। किस इतिहासकार के विवरण से यह मालूम पड़ता है कि एफएसटी 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 300 अस्पताल। बताओ, सराय कितना? 100, नगर 100, अस्पताल 100, 10 स्तंभ, 150 पुल, 50 बांध, 30 झील, 40 मस्जिद, 30 विद्यालय। फरिश्ता ही मान लिया इसको था एकदम। किस मजार पर प्रार्थना के बाद एफएसटी की धार्मिक नीति संप्रदायवादी और प्रतिक्रियावादी हो गई? मतलब किससे मिला जिससे ये और सांप्रदायिक हो गया?
बहराइच के सलार मूसद गाजी से, बताइए। साला बेकार मूसा से मिल गया, ये मूसद गाजी से मिल गया बहराइच के साला। फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रीम था। कौन बोला? बोल रहा है कि यही धर्मांधी में औरंगजेब का भी क्या था? अग्रगामी था। सिकंदर लोदी का भी अग्रगामी था। इसके समय भी झंझट हुआ है। आपसी मजुमदार। ये बात सुन के एफएसटी को मजा आ गया कि हम जो चाहते थे कट्टर दिखाना, कट्टर बन गया। एफएसटी कोई भी सैन्य अभियान साम्राज्य विस्तार हेतु नहीं किया, ये बात याद रखेंगे। वह शांति नीति का पोशाक था, बिल्कुल सैन्य अभियान, लेकिन उसमें योग सेनापति के सभी गुण थे। वो मुसलमान को रक्त नहीं बांधना चाहता था। एफएसटी में योग सेनापति वाला गुण भी नहीं था, भाई सब थे। साम्राज्य विस्तार हेतु नहीं किया, जो बचा है उसी को क्या करे, इसका नीति था उसी को बचाए रखे। यहाँ पर है कि सैनिक अभियान के समय फिरोज शाह तुगलक ने 1300 संस्कृत पुस्तक को फारसी में अनुवादित कराया। यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। नागरकोट अभियान किया था 1361 में, इसी के समय। उसमें क्या था, उसने अनुवाद कराया था। और उसमें अनुवादित में सबसे प्रमुख कौन था? अजीजुद्दीन खालिद मियाँ थे। एफएसटी के समय कारखाना 36 प्रकार के कारखाना की जानकारी मिलती है, जिसको क्या बोला जाता था? रातीबी और गैर रातीबी। क्या है? कारखाना है। वेतन वाला रातीबी, गैर रातीबी वेतन, जिसमें अनिश्चित